प्यारे बच्चों, त्रिकोणमितीय मान में कल आपने 0 अंश और 90 अंश और 45 अंश के मान आसानी से सीखा था। सभी त्रिकोणमितीय मान साइन, कास, टैन और उनके व्युत्क्रम कॉसेक, सेक और कॉट, इनके मान 0 अंश के लिए, 90 अंश के लिए और 45 अंश के लिए आसानी से आप लोगों ने सीख लिया है। आपको रिवीजन के तर्ज पर मैं आपको बता रहा हूँ, 0 अंश के लिए लंब नहीं होता है और शेष भुजाएं आधार और कर्ण एक एक होती हैं। 90 अंश के लिए आप देखेंगे आधार नहीं होता है, 0 मानेंगे और इसके साथ में लंब और कर्ण दोनों समान एक एक होती हैं। इसके साथ में 45 अंश के लिए आपको बताया गया था लंब और आधार समान होते हैं, एक एक मान लेते हैं और कर्ण अपने आप निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर रूट ऑफ लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इससे निकाले तो √2 निकलता है। आज हम देखते हैं 30 अंश और 60 अंश के लिए। 30 और 60 के लिए जब हम मान निकालते हैं तो मान निकालने में आपको ध्यान देना है, जैसे हम एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं, समबाहु त्रिभुज लेते हैं तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, आप जानते हैं, और प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। ये 60 अंश हो जाएगा और ये भी 60 अंश हो जाएगा और ये भी 60 अंश हो जाएगा। आपने कौन सा त्रिभुज लिया है? समबाहु त्रिभुज लिया है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं भी बराबर होगी। मान के चलते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं 2a, भुजा 2a सेंटीमीटर, ये भी 2a सेंटीमीटर और ये भी 2a सेंटीमीटर है। और इसके शीर्ष से अगर हमने PQR ये ट्रायंगल लिया है, यहाँ से लंब डाल देते हैं तो लंब डालने पर आप देखेंगे ये कोई बिंदु हमने PQRS ले लिया, लंब डालेंगे ये 90 हो जाएगा। जब ये 90 हो जाएगा तो आप ये कोण 60 अंश है, ये 90 अंश है। तो अगर आप ये त्रिभुज देखेंगे तो त्रिभुज में ये 60 और ये 90, तो ये 30 ही आपका शेष बचेगा। इसी प्रकार यहाँ भी देखेंगे तो ये 30 हो जाएगा, ये 60 90 हो जाएगा। तो एक तरफ के ट्रायंगल को आप ले लेते हैं। इसके साथ में और भी देखेंगे कि यहाँ ये पूरी भुजा 2a है। जब 2a है तो अगर ये दोनों त्रिभुजों से हम कंपेयरिंग करते हैं, ये दोनों त्रिभुज लेते हैं PQS और PRS, ये समकोण त्रिभुज दोनों हैं, कंपेयरिंग करेंगे तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। तो जितनी ये भुजा उतनी ये भुजा है, आप जानते हैं। साथ में ये कोण जितना होगा उतना ही यही कोण होगा। ये आपका 60 अंश है दोनों, और यहाँ से भुजा ये पूरी 2a है तो ये भी भुजा सर्वांगसम की दृष्टि से त्रिभुज PSQ या PQS और त्रिभुज PRS सर्वांगसम होंगे। जब सर्वांगसम होंगे ये भुजा बराबर है। और भी देखते हैं ये भुजा उभयनिष्ठ है, और तो ये भुजा क्या है? ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। जब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, क्योंकि आप जानते हैं उसका प्रयोग आप कर रहे हैं, तो ये भुजा a मात्रक ये आ जाएगी और a मात्रक ये हो जाएगी। तो इस प्रकार करके ये भुजाएं भी आप निकाल लेते हैं। पूरी 2a थी। अब जब इतना आ गया तो समकोण त्रिभुज अगर आप ले PSQ से लेते हैं, PSQ में समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है जो 2a है और ये आधार a है, तो हम लंब PS का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लंब PS का मान निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से PS वर्ग इज इक्वल आपको हो जाएगा PQ स्क्वायर और माइनस QS स्क्वायर। इससे सॉल्व करेंगे। PQ आप कितना है मालूम है, PQ 2a स्क्वायर है, 2a का होल स्क्वायर माइनस QS a स्क्वायर है। इसे सॉल्व करेंगे 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्राप्त करेंगे। 4a स्क्वायर में a स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 3a स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो अगर हम PS की वैल्यू निकालें, PS की वैल्यू निकालेंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा।
3a², इसको सॉल्व करेंगे, a² का वर्गमूल बाहर आ जाएगा तो a√3 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे PS की वैल्यू जो प्राप्त हो जाएगी a√3 प्राप्त हो जाएगी। अब इसके साथ में अगर आप यहाँ से लेते हैं, ये भुजाएं आप लेंगे तो a को अगर हम छोड़ दे रहे हैं, यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ भी a को अगर छोड़ देंगे तो अगर a का 1 हो जाएगी तो ये √3 हो जाएगी, ये 2 वैल्यू आपकी आ जाएगी। इस प्रकार यहाँ से आप 30 अंश के लिए लेते हैं, 60 अंश के लिए लेते हैं। तो अब देखो ये तो मैंने केवल ये समझाने के लिए इस फिगर को लिया कि ये वैल्यू कैसे आई हैं। कोई आवश्यक नहीं कि आप इसको लें, केवल आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर 30 अंश के मान आपको निकालना है, 30 अंश के लिए आप देखेंगे, 30 अंश के लिए आप देखें तो इसमें ध्यान रखेंगे 30 अंश के लिए तो इस फिगर को आप लेते हैं, तो इस फिगर को यहाँ से आपने उठा लिया और ये आपने इसको अलग से कंस्ट्रक्ट किया और ये पॉइंट आपने रख लिया PS यहाँ पर आपने लिया है PS और ये Q। तो यहाँ पर अगर हम इस लेख को लेते हैं 30 अंश, ये 30 अंश लिया, जब इसको हम 30 अंश लेंगे आप 90 आपका पहले से मालूम है और ये आपका 60 अंश है। तो 30 अंश के लिए आप लेंगे तो 30 अंश में आपको ध्यान रखना होगा, क्या ध्यान रखना है कि ये भुजा कितनी है a√3, a√3 तो a सभी में है तो a ना रख करके हम केवल √3 रख लें और ये भुजा a है तो a हटा देना है, a से डिवाइड सब में कर दिया गया है तो ये 1 आ जाएगा और ये 2 प्राप्त हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, इस फिगर को ध्यान में रखना है। इस फिगर को ध्यान में रखेंगे तो यहाँ से 30 अंश का कोण जब हम लेंगे तो 30 अंश के लिए ये भुजा आधार भुजा, 30 अंश के लिए आधार का मान कितना रहेगा, √3 रहेगा और लंब का मान जो लंब भुजा होगी इसका मान 1 प्राप्त होगा और कर्ण का मान आपका जो प्राप्त है कितना है, 2 प्राप्त है। इसको ध्यान में रखेंगे, ये दिमाग में रखेंगे 30 अंश के लिए। वैसे भी आप देखें अगर इस यहाँ से चित्र को ध्यान से देखते हैं तो 30 अंश लिया गया है तो ये आधार और ये लंब, कर्ण वही हमेशा रहेगा क्योंकि 90 के सामने की भुजा ही कर्ण होती है, ये आपस में चेंज होती रहती हैं। तो ये कोण लेंगे तो ये आधार भुजा हो जाएगी और ये लंब भुजा हो जाएगी। अब यदि आप 60 अंश के लिए लेते हैं तो 60 अंश के लिए ये आधार हो जाएगी और ये भुजा लंब हो जाएगी कर्ण। तो दोनों के लिए यही फिगर कार्य करेगा। जब दोनों के लिए यही फिगर कार्य करेगा, अगर हम इसके बिंदुओं को हटा दें, अगर बिंदुओं को यहाँ से हटा दिया ये और इनके कोणों को हमने आपस में चेंज कर दिया, जब कोण आपस में चेंज कर देंगे, यहाँ 30 अंश कर दिया और यहाँ 60 अंश कर दिया तो बच्चों ये बदल जाएंगे, ये हो जाएगा आपका √3 प्राप्त हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा, ये कर्ण हमारा चेंज नहीं होगा। तो फिर देखें आपको याद रखना है 30 अंश के लिए कितना प्राप्त होगा, आधार √3, लंब 1 और कर्ण 2। 60 अंश के लिए लें तो 60 अंश के लिए आधार 1 और लंब √3। ये तो इसको आपको दिमाग में रखना है, इस फिगर से लेना है। तो चित्र को हम चाहे जैसे घुमाएं तो आपको बस याद रखना है, चित्र को चाहे जैसे घुमाएं, यहाँ 30 कर दिया गया, यहाँ 60 कर दिया गया, तो आपको भ्रमित नहीं होना है। 30 अंश के लिए ये आधार बन जाएगा तो √3 हो जाएगा और ये लंब हो जाएगी तो 1 हो जाएगा। तो इस फिगर को अगर आप यहाँ से इसको सिद्ध करना चाहें तो यहाँ से आप सिद्ध कर सकते हैं कि कैसे, ऐसे नहीं आपने निकाल लिया है, आप जो जानते हैं उसी से निकाला है। अब केवल आपके दिमाग में बैठाना है 30 अंश के लिए आधार का मान √3 और लंब का मान 1 और कर्ण का मान 2 अपने दिमाग में बैठा लेना है। और अगर 60 अंश का प्रयोग करें तो इस 60 अंश में ये आपस में चेंज हो जाते हैं, आधार 1 हो जाता है, लंब √3 हो जाता है, कर्ण वही रहेगा। तो अब एक ही चित्र से ये दोनों मान आप ज्ञात करेंगे। तो बच्चों आप ध्यान देंगे कि अगर 30 अंश के लिए है तो हमने क्या किया, 30 अंश के लिए आधार का मान √3
लंब का मान 1, कर्ण का मान 2 लिया। और अब आप जो है आसानी से मान ज्ञात करेंगे साइन 30 डिग्री 30 अंश क्या होगा। साइन का सूत्र आपको मालूम है, लंब बटे आधार मालूम है आपको। जब लंब बटे आधार आपने ले लिया है, लंब बटे आधार मान लिया है, तो यहाँ से देखिए लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे आधार tan हो जाता है, लंब बटे कर्ण होगा। तो लंब बटे कर्ण में लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू 1 है 30 अंश के लिए, लंब की वैल्यू 1 है और कर्ण की वैल्यू कितनी है 2 है। तो आपने देखा साइन 30 का मान 1/2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार cos 30 देखेंगे, cos 30 की वैल्यू फाइंड करेंगे, cos 30 cos 30 डिग्री, तो ये आधार बटे कर्ण प्राप्त होगा। आधार बटे कर्ण में आधार जानते हैं cos 30 अंश के लिए आधार क्या होगा, √3 होगा और कर्ण का मान 2 होगा। जो केवल आपको इतना ही बैठाना है दिमाग में, 30 अंश के लिए आधार √3, लंब 1 कर्ण 2। अब इतना केवल आपने बैठाला। ये तो आपको पहले से ये सूत्र आते हैं, अगर ये सूत्र नहीं आएंगे तो आपकी त्रिकोणमिति आने वाली नहीं है। तो ये बेस तो आपको आना चाहिए, और नहीं आएगा तो त्रिकोणमिति के सवालों को हल करना भी दुर्लभ हो जाएगा। इसे का tan 30 लेंगे आप, tan 30 आप जानते हैं लंब बटे आधार का प्रयोग करेंगे, लंब बटे आधार। तो 30 अंश के लिए लंब का मान 1 है, आधार का मान √3 है। इस प्रकार आपने रख दिया तो लंब ये मान आपके ज्ञात हो गए। अगर ये मान आपके ज्ञात हो गए तो बाकी आपको मालूम है कि साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, साइन का व्युत्क्रम कोसेक। तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसका जस्ट रिवर्स लंब बटे कर्ण का उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो इसको सीधे हम प्रयोग करेंगे 2/1, 1/2 न लिख करके 2/1 अर्थात 2 वैल्यू प्राप्त होगी। इसी प्रकार यहाँ से ज्ञात करेंगे इसका व्युत्क्रम, कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है बच्चों आप जानते हैं, शेक होता है। कॉस का व्युत्क्रम शेक, तो शेक 30 डिग्री इज क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स होगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो ये √3/2 से 2y√3 प्राप्त हो जाएगा। और इसी प्रकार जस्ट सिमिलरली tan का जो व्युत्क्रम होता है रेसिप्रोकल होता है, ये cot होता है, cot 30 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। लंब बटे आधार का आधार बटे लंब हो जाता है तो √3/1, √3/1 इज √3 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपने देखा, मैंने आपको केवल ये सिखाया साइन कॉस और tan। साइन का व्युत्क्रम कॉसेक और कॉस का व्युत्क्रम शेक और tan का व्युत्क्रम कॉट होता है। तो अगर ये वैल्यू आपको फाइंड कर लिया तो ये तो अपने आप आ जाएगा, कॉसेक की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। अगर साइन 30 आता है तो कॉसेक 30 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपने क्या किया, केवल दिमाग में आपको ये बैठाना है कि 30 अंश के लिए आधार √3, लंब 1 और कर्ण 2 रहेगा। इतना दिमाग में बैठा लिए और ये 6 त्रिकोणमिति मान अपने माइंड में हमेशा के लिए रख लीजिए कि आपको कोई रटने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके साथ में अगर आप चलते हैं 60 अंश के लिए मान ज्ञात करना चाहते हैं तो 30 की जगह में हमने क्या कर दिया, 60 अंश के लिए मान ज्ञात करना है। बच्चों फिगर तो यही बैठाना है आपको दिमाग में। अब 60 अंश के लिए आप देखेंगे ये केवल यही आपस में विनिमय करेंगे, ये आपस में चेंज होंगे, यही आपस में चेंज होंगे। क्या हो जाएगा, आधार लंब बन जाएगा, लंब आधार बन जाएगा। 60 अंश के लिए ये आधार हो जाएगा और ये क्योंकि ये एंगल आप ले रहे हैं, जब ये एंगल लेंगे तो ये आधार ये लंब कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होती है, तो ये बन जाएगा आधार क्या हो जाएगा, आपस में चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार 1 हो जाएगा और लंब √3 हो जाएगा। बच्चों आप देखेंगे कि क्या देख रहे हैं कि एक ही फिगर और केवल आपस में लंब आधार इंटरचेंज हो जाते हैं और वैल्यू आप इतने ही फिगर से सभी मान आसानी से याद करेंगे। अब यहाँ से देखिए जो चेंजिंग होती है, साइन 30 की जगह साइन 60 कर दिया, वैल्यू सूत्र वही आपका रहेगा। अब जो है लंब बटे कर्ण लगाएंगे, लंब का मान आपका चेंज हो गया, कितना हो जाएगा √3 और कर्ण का मान क्या है 2 हो जाएगा। इस प्रकार आपने साइन 60 की वैल्यू फाइंड की।
cos 60 फाइंड करेंगे तो cos 60 आपने ज्ञात किया आधार बटे कर्ण, तो अब 60 अंश के लिए आधार का मान 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 फाइंड कर लिया आपने वैल्यू। और अगर tan 60 प्राप्त करेंगे तो ये लंब बटे आधार, तो 60 अंश के लिए लंब √3 हो जाएगा और आधार क्या है 1 प्राप्त हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, केवल √3 1 का इसमें अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार आपने देखा कि ये मान कितना आ गया, √3 प्राप्त कर लिया। जस्ट रिवर्स में आप देखेंगे cosec 60 ज्ञात करेंगे, sec 60 ज्ञात करेंगे और cot 60 की वैल्यू फाइंड करेंगे। जस्ट इसके रिवर्स ही वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि ये आप ज्ञात कर चुके हैं और आपको मालूम है कि कोसाइन का व्युत्क्रम cosec होता है। तो अगर ये फाइंड कर लिया है तो इसका जस्ट रिवर्स 2/√3, केवल यही फाइंड करना है, ये याद रखना है। साइन का व्युत्क्रम cosec, एंगल सेम रहेगा, cos का व्युत्क्रम sec है तो उल्टा हो जाएगा 2/1, 2/1 का मतलब 2 प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार आपने tan 60 आपने √3 प्राप्त किया तो इसका उल्टा आपका हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। √3 का रिवर्स 1/√3 व्युत्क्रम हो जाएगा। √3/1 को 1/√3 लिख सकते हैं आप। इस प्रकार आपको केवल सूत्र के लिए 30 अंश के लिए एक ही चित्र को दिमाग में बैठाना है और आप जानते हैं जो एंगल लेंगे उसके सापेक्ष ये साइड जो है जुड़ी हुई भुजा आधार हो जाएगी और 90 अंश से उसकी संलग्न भुजा लंब हो जाएगी। 90 अंश के सामने भुजा कर्ण होती ही है। तो अगर आपने 30 अंश के लिए लिया तो आप यहाँ से समझ कर रखेंगे, 60 के लिया तो ये आधार और ये लंब लेंगे और आपने आसानी से एक ही चित्र को बैठा रहा अपने दिमाग में और आपने 6 मान, 30 अंश के लिए 6 मान और 60 अंश के लिए 6 त्रिकोणमितीय मान, 12 मानों को केवल इतने फिगर मात्र से इस फिगर को आपको दिमाग में बैठाना है और 12 त्रिकोणमितीय मानों को अपने दिमाग में बैठा लिया हमेशा के लिए। तो कल आपने सीखा था शून्य अंश में लंब नहीं होता, बाकी एक एक होता है। इसके बाद 90 अंश सीखा, 90 अंश के लिए आप देखते हैं कि उसमें आधार नहीं होता, बाकी एक एक होता है। 45 के लिए लंब आधार बराबर होते हैं एक एक और कर्ण √2 निकाल लेते हैं आप लोग। और 30-60 के लिए एक ही फिगर को ये कैसे आई वैल्यू आपको यहाँ से मैंने उसको प्रूव करवाया। प्रूव करवाने के बाद यहाँ आप केवल इतना दिमाग में बैठा लीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो आपको समझाने मात्र के लिए मैंने बताया कि कैसे हुआ। क्योंकि मैथमेटिक्स में आप ये कैसे कर दिया, कैसे प्रूव करने के लिए कहें तो आप यहाँ से इसको निकाल सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। तो मान के लिए आप इतना याद रखें, 30-60 के लिए मात्र एक ही फिगर से सभी वैल्यूज 12 वैल्यूज आप त्रिकोणमितीय मान देखें आपने करके निकाला है। इस प्रकार इस चित्र को केवल बैठा लिए और 12 त्रिकोणमितीय मानों को आसानी से हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो अगर ये मान आपके आते हैं जो 0 से लेकर के 0 और 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के मान मैंने बता दिया। अगर इतना मान आपको आता है तो आगे के जो भी मान हैं, इनसे बड़े मान हैं, उनको आसानी से आप ज्ञात करना सीखेंगे और अपने आप निकाल लेंगे। केवल आपके लिए यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब देखिए, महत्वपूर्ण वस्तु को आपको याद विषय वस्तु को ध्यान में रखा जाता है कि इसी की सहायता से आगे हम याद करेंगे। जैसे आगे देते हैं, इससे बड़े कोणों को देखते हैं तो आपके पास केवल कोटपूरक कोण आया है। कोटपूरक कोण में आप देखते हैं कोटपूरक कोण क्या होता है, इसके बारे में आप जानते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है एक दूसरे के कोटपूरक कहलाते हैं। तो इसको जानने से पहले आपको जो है ये देख लेना है कि अगर हमने इस कार्टेशियन में लिया, कार्तीय तल में लिया और इसको चतुर्थांशों में 4 भागों में बांट लिया, या आपका प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है और ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है, इसको आपने फाइंड किया है। इसमें सभी त्रिकोणमितीय वैल्यूज साइन, कॉस, टैन और इनके रिवर्सिबल कॉसेक और सेक और काट,
ये सभी त्रिकोणमितीय वैल्यूज आर पॉजिटिव, ये सभी मान धनात्मक प्राप्त होंगे। याद रखना है कहाँ, 0 से 90 के बीच में, यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा डिफरेंस है 0 अंश से लेकर के 90 अंश तक आपको याद रखना है। 0 से 90 तक प्रथम चतुर्थांश पड़ेगा, 0 से 90 तक प्रथम चतुर्थांश पड़ेगा। अब प्रथम चतुर्थांश में ऑल वैल्यूज आर ट्रिग्नोमेट्रीज आर पॉजिटिव, सभी त्रिकोणमितीय मान धनात्मक प्राप्त होंगे। ये आपको याद रखना होगा प्रथम चतुर्थांश में। और कितने अंश तक प्रथम चतुर्थांश रहेगा, 0 अंश से 90 अंश तक, ये आपको याद में रखना होगा। इसके बाद अगर आगे द्वितीय चतुर्थांश में पढ़ते हैं तो 90 को क्रॉस करते हैं। इसका मतलब है कि 90 में क्रॉस करने के लिए प्लस करना पड़ेगा, माइनस करेंगे तो प्रथम आ जाएगा। 90 में माइनस करें तो प्रथम, 90 में प्लस कर दें, 90 प्लस समथिंग किया जाए तो द्वितीय चतुर्थांश आ जाएगा। और द्वितीय चतुर्थांश को आप देखेंगे 90 से बड़ा होगा, और ये आप देखें 90 अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक और 180 अंश तक आप लेंगे तो द्वितीय चतुर्थांश प्राप्त होगा। इसमें आप देखेंगे साइन, साइन और इसका व्युत्क्रम कॉसेक, ये वैल्यूज तो पॉजिटिव रहेंगी द्वितीय चतुर्थांश में, अर्थात 90 अंश से ज़्यादा हो और 180 अंश तक जो मान है साइन और कॉसेक का मान क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, धनात्मक रहेगा। परंतु इसके विपरीत आदर्श वैल्यूज आर त्रिकोणमिति जो है ये इनके अलावा साइन और कॉसेक के अलावा आदर्श मान निगेटिव होंगे, आदर्श और निगेटिव मान प्राप्त होंगे। जैसे ये पॉजिटिव आया है तो ये मान निगेटिव प्राप्त होंगे, ये याद रखना पड़ेगा। द्वितीय चतुर्थांश कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 90 से अधिक परंतु 180 अंश तक आपका ये द्वितीय चतुर्थांश रहेगा। अब जब द्वितीय चतुर्थांश रहेगा तो द्वितीय में साइन और उसका व्युत्क्रम कॉसेक ये मान तो धनात्मक रहेंगे, बाकी शेष मान जो आपके साइन कॉसेक के अलावा, जो भी साइन कॉसेक के अलावा कॉस सेक टैन और काट, ये सभी नेगेटिव ऋणात्मक मान प्राप्त होंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं तृतीय में। तृतीय में 180 को क्रॉस करेंगे, इसका मतलब ये हुआ 90 से अधिक हुआ तो द्वितीय, 180 से कम हुआ तो द्वितीय, 180 को क्रॉस करेंगे तो तृतीय आ जाएगा। जब तृतीय आ जाएगा तो इसको आप लिमिट दे सकते हैं 180 से अधिक परंतु 270 अंश तक। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये मान आपके, ये आपका तृतीय चतुर्थांश बताएगा। तृतीय चतुर्थांश में आपको ध्यान देना है कहाँ से, 180 अंश से अधिक परंतु 270 अंश तक या से कम के मान आपका है, तो ये देखेंगे कि तृतीय चतुर्थांश में पड़ेगा। और तृतीय में आप देखेंगे जो वैल्यूज आएंगी टैन और कॉट, ये तो पॉजिटिव रहेंगे, टैन और इसका व्युत्क्रम कॉट ये तो पॉजिटिव रहेंगे। और आदर्श जो मान आपके प्राप्त होंगे, आदर्श मान इसके अलावा आप जानते हैं कौन से आदर्श हैं, और इसके अलावा टैन और काट तो धनात्मक रहेंगे, बाकी ये सभी शेष ऋणात्मक वैल्यूज रहेंगी। कहाँ पर, तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में आपको ध्यान में रखना होगा कहाँ से कहाँ तक तृतीय होगा, 180 अंश से अधिक हो परंतु 270 अंश तक आपका तृतीय रहेगा। अगर आगे हम पहुँचते हैं, आगे पहुँचते हैं यहाँ पर चतुर्थ चतुर्थांश में, तो चतुर्थ चतुर्थांश पहुँचने के लिए 270 क्रॉस करना पड़ेगा। तो 270 से कम तो आपका तृतीय चतुर्थांश हो गया, 180 से अधिक हो और 270 से कम हो, परंतु 270 क्रॉस करेंगे। जब क्रॉस करेंगे तो चतुर्थ आ जाएगा, परंतु याद रहे कि 360 से कम होना चाहिए, 360 से कम, अर्थात इसकी लिमिट आपकी आ गई 270 से अधिक हो परंतु 360 तक लेना है, 360 से आगे नहीं जाना है, यहाँ तक आपको लेना है। तो इस मान में आप देखेंगे 270 से 360 तक चतुर्थ चतुर्थांश रहेगा। पहचान आपको याद रखना है, 360 से कम हो। देखिए 90 पर ही आपके बनते हैं 90, 90, 180, 270, 360।
360 पूरा एक चक्र पूरा करने पर 360 अंश से आप रोटेट कर जाते हैं, घूम जाते हैं। जैसे घड़ी की सुइयाँ होती हैं, पूरा एक चक्कर लगाने में 360 अंश से घूम जाती हैं। तो यहाँ पर 360 अंश 270 से 360 तक चतुर्थ चतुर्थांश रहेगा। और चतुर्थ चतुर्थांश में याद रखना है कॉस और इसका व्युत्क्रम शेक, ये तो पॉजिटिव रहेंगे, ये वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी। और आदर्श वैल्यूज जो रहेंगी, आदर्श जितनी है कॉस और सेक छोड़ देना, ये पॉजिटिव रहेंगी चतुर्थ में। बाकी ये चारों वैल्यूज जो रहेंगी ये निगेटिव रहेंगी, ये आपको याद रखना होगा। जब याद इतना रखेंगे तो बाकी आप जितने मान हैं जो पीछे आपने सीख लिया है, 0 अंश और 90 अंश, 45 अंश, 30 अंश, 60 अंश जो आप सीख लिए हैं वो आपके दिमाग में गुजर रहा है, वो मान आपने पहले से तैयार कर रखा है। तो ये मान आप देखेंगे 90 से अधिक वाले जितने मान हैं, इन मानों को आप तैयार कर सकते हैं। इसके साथ में और भी जैसे 360 तक के मान आपके आएंगे। अगर आप देखेंगे 360 से भी अधिक मान आते हैं तो बच्चों अगर हम यहाँ से एक चक्कर लगाते हैं 360 पूरा हो गया, 360 प्लस करके आगे आप बढ़ सकते हैं। 360 के 2 चक्कर लगाएंगे, 360 का दुगना कितना हो गया, इसका दुगना करेंगे 720 आ गया। 720 प्लस करके आप निकालेंगे तो बहुत सारे मान इस प्रकार आप जो है 360 प्लस करके या इसका n गुना करके आगे मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चाहे जितने अंश का मान ज्ञात करें, इसका प्रयोग करेंगे n मल्टीप्लाई बाय 360 प्लस थीटा अथवा माइनस थीटा का प्रयोग करते हैं। और केवल इतना आपको याद है, पहले के मान आप ज्ञात कर चुके हैं 0 से लेकर के 90 अंश तक, यहाँ तक आप मान ज्ञात कर चुके हैं। तो जब उतना मान ज्ञात है आपको तो बाकी मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। केवल आपको इसको याद रखना पड़ेगा, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि दे दिया कि 45 अंश किस चतुर्थांश में होगा, तो आप जानते हैं 90 से कम है तो प्रथम में पड़ेगा। 135 अंश कहाँ पर पड़े जानेंगे, 180 से कम है, 90 से अधिक है तो तृतीय में पड़ेगा। देख रहे हैं अगर 210 अंश है कहाँ पर पड़ेगा, तो 180 से अधिक है और 270 से कम है तो तृतीय में पड़ेगा। 270 से अधिक अगर हम लेते हैं 275 अंश लेते हैं या इसके आगे 360 से कम मान लेते हैं तो चतुर्थ में पड़ेगा। तो चतुर्थांश भी आप बता सकते हैं, मानों को भी आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। चेंजिंग की वैल्यूज में आप देखते हैं तो आगे 90 प्लस करें तो चेंजिंग होती है, तो वो आपके यूज में यहाँ ध्यान में रखना है कि 90 प्रयोग करें, 90 में घटाएं या जोड़ें, 90 प्लस करें या 90 माइनस करें, ये एंगल लें। तो ये एंगल में ये ध्यान रखना है, 90 प्लस करें 90 माइनस करें तो चेंजिंग होती है साइन। और याद रखना है इनके जो मान, इनके जो चिन्ह है इसी आधार पर चेंज होंगे, चतुर्थांश के आधार पर ही चेंज होंगे। तो ये साइन जो है चेंज हो जाता है कॉस में और कॉस चेंज हो जाता है साइन में, ये आपस में इन्वर्स कर लेते हैं। और यहाँ देखेंगे कि टैन कॉट में चेंज हो जाएगा और कॉट कॉस जो है कॉट टैन में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार शेक वैल्यू आप देखेंगे, सेक जो है सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा और कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा। कब याद रखना है, जब हम इसका यूज करें 90 प्लस या आर माइनस, 90 प्लस आर माइनस का प्रयोग करें किसी कोण के लिए, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक में आप देखेंगे साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा। कॉस है 90 प्लस या माइनस में है तो साइन में आ जाएगा, साइन 90 प्लस माइनस में है तो कॉस हो जाएगा। और चिन्ह इसी आधार पर चेंज होगा, चिन्ह इसके चतुर्थांश के आधार पर चेंज होगा, जो आपको पहले बताया जा चुका है। इसी प्रकार जो 90 अंश के लिए प्रयोग में आता है वही 270 अंश के लिए भी प्रयोग में आता है। तो इसको सीखना है, बाकी काम तो अपने आप करते चले जाएंगे। 180 में कोई चेंजिंग नहीं होती, 360 में कोई चेंजिंग नहीं होती। अगर 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा करें चेंजिंग कुछ भी नहीं होगा, केवल इसके क्या चेंजिंग होएगी, आपके ये
चिन्हों पर चेंजिंग होती है। बाकी साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टैन का टैन रहेगा, कॉट का काट रहेगा। केवल चेंजिंग क्या होती है? चिन्हों की चेंजिंग होती है। चेंज कहाँ पर होता है इसको याद रखना है आपको। 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा का यूज करें तो साइन कास या कास साइन कास है तो साइन हो जाएगा, साइन है तो कास हो जाएगा। जब चेंज करेंगे टैन है तो काट हो जाएगा, काट है तो टैन हो जाएगा, शेक है तो कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक है तो सेक हो जाएगा। यही इंटरचेंज आपस में होता है। केवल कब? 90 अंश प्लस आर माइनस करने पर। इसको आप में आपको बिल्कुल तैयार रखना है। तो अब आगे के मान आप आसानी से ज्ञात करेंगे। एक्सरसाइज के जब भी आप सॉल्यूशन करेंगे तो इनका प्रयोग मान को याद रखना है, पाइथागोरस प्रमेय को याद रखना है, और ये सूत्र साइन कास टैन, साइन लंबटे आधार, कास लंबटे कर्ण और कास आधार बटे कर्ण, टैन लंबटे आधार होता है, उनका रिवर्स याद रखना है। साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होता है, कास का व्युत्क्रम शेक होता है, टैन का व्युत्क्रम काट होता है। अगर इतना याद रखेंगे, मान याद रखेंगे, तो अगली जो प्रश्नावली आप हल करेंगे बहुत आसानी से हल करेंगे, बिना किसी परिश्रम के, कठिनाई से, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। आप बिल्कुल आसानी से करते चले जाएंगे। तो बच्चों इसको आपको तैयार रखना है, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और देखेंगे अपने इतना हल करने के बाद, इतना आपने जब भी इतना तैयार कर लिया तो प्रश्नावली में कितनी आसानी से इन इजी वे में आप सॉल्व करेंगे।